ठीक है, विघूर्णन त्रिज्या समझते हैं। मान लो हमारे पास इस तरह का कोई पिंड है ना, और इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर है। पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहीं भी हो सकता है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बीच में ही हो। जब मान लो कोई आकार नियमित होता है, एक जैसा होता है, तो बीच में। अब जैसे कोई पत्थर यहाँ पास मोटा है, इधर पतला हो गया, तो कहीं भी हो सकता है। ऐसे मान लेते हैं कि ये जो मैं बड़ा M लिखा हूँ, इस पिंड का क्या कहलाया? द्रव्यमान केंद्र कहला गया। इसको हम किसी अक्ष के सहारे घुमाते हैं। मान लो इधर से घुमाते हैं, यहाँ पास से हम इसको क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। ये इसका क्या कहलाया? अक्ष। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पेन रख लिया, अब इसको ऐसे ऐसे करके घुमा रहा, तो ये द्रव्यमान केंद्र हो गया। ये इसका क्या कहलाया? अक्ष कहला गया। तो यहाँ से जो द्रव्यमान केंद्र की दूरी होगी अक्ष से, इसी को हम क्या कहते हैं? विघूर्णन त्रिज्या। ठीक है, और इसका सूत्र भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ऐसा समझ लो, पहले इसी से परिभाषा कर लेते हैं। यहाँ पर समझ लेना, किसी पिंड के, इसका नाम हो गया, किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से अक्ष की लंबवत दूरी जिसके परितः जड़त्व आघूर्ण पिंड के समस्त जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। फिर से देख लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा सूत्र भी लिख देता हूँ। जो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है mr² होता है। r का मतलब दूरी होती है, लेकिन यहाँ r न लिख के हम क्या लिख लिए हैं? k, तो क्या हो जाएगा? mk²। ठीक, तो यहाँ से फिर से देखो, इसका नाम लो पिंड। हाँ, किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से अक्ष के बीच की लंबवत दूरी, फिर यहाँ से जिसके परितः जड़त्व आघूर्ण समस्त पिंड के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, तो चलो पहले हमको इसका नाम लेना है, किसी पिंड का। बोलो तो, किसी पिंड के, फिर इसका नाम लो, द्रव्यमान केंद्र से अक्ष से कैसी दूरी? लंबवत दूरी, जिसके परितः जड़त्व आघूर्ण समस्त जड़त्व आघूर्ण के कैसा होता है? बराबर होता है। उसे क्या कहते हैं? विघूर्णन त्रिज्या। तो एक बार अब बोल के दिखाओ, इसका नाम लेते जाना। हाँ, किसी पिंड की द्रव्यमान केंद्र से अक्ष की लंबवत दूरी, फिर इसका नाम जिसके परितः जड़त्व आघूर्ण कुल जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं? विघूर्णन त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो, विघूर्णन त्रिज्या के लिए हम क्या करेंगे? यदि मैं इसको हल करूं तो k बराबर क्या हो जाएगा यार? k बराबर क्या हो जाएगा? ये बटे में m जाएगा, तो ये हो जाता है क्या? I बटे m, और रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा। ठीक है, अब I का मतलब तो समझते हो, I बराबर क्या होता है? सिग्मा mi ri का स्क्वायर। I बराबर कितना हो? 1 से कहाँ तक? n तक। और बटे में जो कैपिटल M है ना, यह भी मैं कैपिटल M ही लिख देता। ठीक है, तो I का मान रख दिए। अब I को खोलूंगा तो कैसे लिख सकते हैं यार? सिग्मा हटाना है तो क्या लिखेंगे? हाँ, m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस ऐसे ऐसे ही चलता जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? mn rn का स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा? कैपिटल M। ठीक है, जैसे लिखा है वैसे लिख दिए। अब यदि सभी कणों का द्रव्यमान समान हो, माने जैसे मैं m1 लिखा हूँ, m2 लिखा हूँ, m3 लिखा हूँ, जैसे यहाँ पर बच्चे बैठते हैं, तो अभी सभी का वजन अलग अलग होगा। कोई 50 किलोग्राम, कोई 55 किलोग्राम, कोई 51 किलोग्राम। ऐसा मान लेते हैं कि सभी 50 के हैं, या सभी 25 के हैं। सारे कणों का द्रव्यमान कैसा हो? समान हो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा फिर? k बराबर, अब हम m1 m2 m3 ये ना लिखेंगे, सीधे क्या लिखेंगे? m, क्योंकि सभी को हम क्या मान लिए हैं? बराबर, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा m r1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? m r2 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? m rn का होल स्क्वायर, और ये जो कैपिटल M है ये हो जाएगा स्मॉल m इंटू n। जितने कण हैं उतने का गुणा कर देंगे तो टोटल निकल आएगा। जैसे मान के चलो
कि यदि एक व्यक्ति का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है और 10 व्यक्ति हैं तो कितना हो जाएगा। 50 में क्या करोगे, 10 का गुणा करोगे तो 50 दाम कितना हो गया 500। तो 50 हुआ m और जो 10 में गुणा किए वो क्या कहलाया n। तो mn का मतलब हो गया कुल द्रव्यमान और इस m का मतलब भी क्या था, कुल द्रव्यमान। ठीक है, अब अगले स्टेप में एक काम करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं यार। तो देखो कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन निकलेगा बताओ। k बराबर यहाँ हम रूट लगा लिए और m को बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा r2 स्क्वायर प्लस डैश डैश और ये हो जाएगा rn का स्क्वायर और बटे में क्या लिखा है mn। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर m और m क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास k बचा तो k बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर r1 स्क्वायर प्लस क्या हो गया r2 स्क्वायर प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा rn का स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा n। तो इस तरह से ये जो आ गया ये इसका क्या कहलाया, विघूर्णन त्रिज्या का सूत्र कहला गया। ठीक है, अब इसको हिंदी में भी लिखना है तो कैसे लिखेंगे हिंदी में यार, हिंदी में लिखेंगे कैसे, सीधे इसको पढ़ते जाना है। ठीक है, हाँ, कणों की द्रव्यमान से कणों का अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के माध्य के वर्गमूल के बराबर होता है। फिर से क्या, यहाँ पर नाम ले लेते हैं, पहले यहीं से चालू कर लेते हैं। इसका नाम लो विघूर्णन त्रिज्या। हाँ, अक्ष से लंबवत दूरी के माध्य, ये जोड़ और भाग मिला के क्या कहलाता है, माध्य के वर्गमूल के बराबर होता है। हाँ चलो नाम लो इसका, क्या विघूर्णन त्रिज्या। फिर इसका नाम अक्ष से लंबवत दूरी विभिन्न कणों की ऐसे लिख देना, कणों की अक्ष से लंबवत दूरी के। फिर इसका नाम लो वर्ग के, बटे में लिखा है तो माध्य, फिर इसका नाम वर्गमूल के बराबर होता है। तो फिर से बोले, विघूर्णन त्रिज्या कणों के अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के माध्य के वर्गमूल के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ लास्ट में हम जो आया है लास्ट में लिख देंगे, जहाँ करके जैसे I क्या कहलाएगा, जड़त्वाघूर्ण, M क्या कहला गया, द्रव्यमान केंद्र, है ना, और K क्या कहलाया, विघूर्णन त्रिज्या। फिर यहाँ पर M1 निकला था, M1 M2 और क्या हो गया M3 डैश डैश Mn, ये हो गया कणों का द्रव्यमान। इसी तरह से यहाँ पर लिख देंगे